आज आपका 12th मई हो गया। आज का दिन छोड़ दिया जाए और 6 अगस्त जब आपका एग्जाम होगा जिस दिन, उन दोनों डेज को छोड़ दिया जाए तो आपके पास 85 डेज बचते हैं। जो CAPF AC 2023 का एग्जामिनेशन है उसमें 85 डेज बचते हैं। 85 डेज बहुत भी हैं और बहुत कम भी हैं। यदि आपने टाइम 2 ईयर से 1 ईयर से पास किया है तो ये भी पास हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि डेट टू सेल पास, डेट टू सेल पास, वो भी पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ कर के रख सकते हैं, समय को पकड़ करके रख ही नहीं सकते। आपके बटुए में पैसे हैं, आपके जेब में पैसे हैं, वो आप रख सकते हैं कि आज हम खर्च नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल नहीं खर्च करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे। या आपके पेरेंट्स ने 10,000 15,000 व्हाट्सएवर जिनकी जो कैपेसिटी है और जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार भेजते हैं, तो आप पूरे पैसे को 1 महीने तक चलाओगे। या हो सकता है फर्स्ट 10 डेज में बहुत कम खर्च किए, बाद में आप ज्यादा खर्च। लेकिन इसमें क्या है, हर डे आपको इक्वल टाइम मिल रहा है। अब आप उसको यूटिलाइज करो या ना करो। आज हमने यदि पैसे खर्च नहीं किए हैं तो कल हम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का टाइम यदि हमने यूटिलाइज नहीं किया तो कल हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आज का आज ही हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। सर, मेरा ये प्लान है, इस बार मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सर बस मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, 10 डेज बाद मैं आपके पास टेस्ट लिखता हूँ, और 2 ईयर से वो नहीं लीक है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास ही लीक हो या जो भी है। मेरा कहना है कि आप क्या एफर्ट पुट कर रहे हो। जब रिजल्ट आता है रिटेन, तो सर रिटेन नहीं हुआ, अब क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनाऊं। मैंने बोला डियर, मैंने तो बोला था कि एटलीस्ट आप किसी के पास भी थोड़ा टेस्ट वगैरह लिखो। टेस्ट लिखा था तो नहीं सर, सर इस बार पक्का लिखूंगा, फिर वो इस बार भी नहीं लिखते हैं। आप यदि इस कैटेगरी में हो तो फिर तो आपको इनफैक्ट किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे कर रहे हो करते रहो। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम सीरियस हैं, हमने अपना टाइम दिया, सीरियसनेस हो करके, और टाइम देने के बावजूद भी आपकी गारंटी नहीं है कि आप सेलेक्ट होगे। लेकिन यदि आप सीरियस नहीं थे और आपने एफर्ट पुट नहीं किया, तब तो ये गारंटी है कि आप सेलेक्ट नहीं होगे। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो इस एग्जाम के लिए कुछ भी एफर्ट लगाया, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ये आप तो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने शायद एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन आपने और एग्जाम में एफर्ट लगाया। आपने सिविल सर्विसेज में एक एफर्ट लगाया और आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। आपने यूपीएससी का सीएससी का इंटरव्यू दिया, या यूपीएससी सीएससी में मेंस लिखा। मेंस में 5 मार्क्स से आप मिस कर गए, नहीं तो मेंस आप क्वालिफाई कर जाते। तो क्या आपको लगता है कि आपने इसने एफर्ट इसमें पुट नहीं किया? आपने किया। तो जो 85 डेज हैं, सीरियस जो कैंडिडेट हैं, जो आपको लगता है जिनको कि हमने एफर्ट पुट किया है, तो ये उनके लिए है। और या जो बहुत अच्छे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा व्हाट्सएवर है रैंक, सिलेक्शन पक्का होना है, मैं ऑलरेडी सीएससी का कैंडिडेट हूं, मैंने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है, तो मैं जानता हूँ, सारी चीज को जानता हूँ, जानती हूँ व्हाट्सएवर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी है कि ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला है कि ठीक है देखता हूँ, टेस्ट लिखेंगे, ये करेंगे, पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा सीरियस का देख लेते हैं, अभी एसएसबी है थोड़ा उस पर देख लेते हैं, फिर मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर लेता हूँ, या फिर उधर फ्रेंड की शादी है तो फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूँ। तो योर चॉइस, बट आप सीरियस हो तो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ये भी हम। तो सबसे पहले व्हाट टू डू, सबसे जरूरी चीज है कि हमें क्या करना है। क्या करना है, अब जो रिमेनिंग 85 डेज है, तो हम एक स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं। दो टाइप के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट हैं जो फुल टाइम इसी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और कुछ कैंडिडेट वो जो ऑलरेडी जॉब में हो, कोई भी जॉब में, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में ही। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जहां भी हो, तो आपको लगता है ना कि वो सीएपीएफ से बेटर जॉब नहीं था, तभी आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आपको लगता है कि वो जॉब बेटर है तो आप इसका प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो यदि मान के चलो कि आप जॉब में नहीं हो, विदाउट जॉब, और आपके पास कोई इंगेजमेंट नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज आपको 10 आवर्स पुट करना चाहिए। 10 आवर्स, या 8 से 10 कह सकते हो, 8 to 10 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली आपको। किसी दिन में भी आप 12 आवर्स भी पुट किए, तो किसी दिन 6 आवर्स में भी काम चल गया, किसी दिन 4 आवर्स ही पढ़े। तो जनरली ये ट्राई करो कि 8 to 10 आवर्स के आसपास। और यदि आप जॉब में हो तो हर हाल में आपको ऑन एन एवरेज 5 आवर्स निकालना है।
अब 5 आवर्स कैसे होगा? हो सकता है वीकडेज में आपको 4 आवर्स ही मिल रहा हो, लेकिन वीकेंड में आपको 8 आवर्स निकालना पड़ेगा, 10 आवर्स निकालना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आपका 5 आवर्स होना चाहिए, यानी कि वीक में 35 आवर्स मिनिमम होना चाहिए। और इधर जो है 8 ये करोगे तो 56 आवर मिनिमम होना चाहिए, या 56 से लेकर के 70 आवर्स के बीच में हर वीक में आपको देना चाहिए। तो एक ये टाइम का हो गया। अब टाइम क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कोई कम पढ़ते हैं, उनको समझ में ज्यादा अच्छा आता है, दिमाग ठीक है उनका चलता है, वो जो कुछ पढ़ते हैं उन्हें समझ में आता है, उनको थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है। किसी को है कि हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तब हमको समझ में आएगा, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। अब अभी मान के चलो जो भी आपने टाइम लगाया आप उसके अनुसार दो। अब ये रिकॉग्नाइज करो पहले आप कि हमारा कौन सा पार्ट सही है, यानी पेपर 1 सही है या पेपर 2 सही है, या दोनों हमारा इक्वल में से है। तो एक थोड़ी देर के लिए आप अपने अपने अनुसार चूज करो। ये तो मैं एक जनरलाइजेशन बना रहा हूँ ना, मैं किसी एक पर्सन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, जब पर्सनल रूप से टेस्ट लिखते हैं हमारे पास, जब गाइडेंस में होते हैं, तो मैं उस इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि यस आपके लिए क्या स्ट्रेटजी है, आपको कौन सा सूट करता है। तो सपोज आपका पेपर 1 ठीक अभी नहीं है, मान के चलो, तो ये देखो कि क्यों ठीक नहीं है, कि क्या हम पढ़ चुके हैं और फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या हमने अभी बेसिक बुक को पढ़ा ही नहीं है। यदि बेसिक बुक को नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ज्यादा बुक को पर मत जाओ, जो बेसिक एनसीईआरटी हैं, और वो भी इसेंशियल वाले जो है बुक लिस्ट ऑलरेडी मैं मल्टीपल जगह पे आपको दिया हुआ हूँ, आप उनको देखो। तो यदि आपको लगता है कि यस हमने पेपर 1 का जो अभी बेसिक्स नहीं किए हैं, जो बेसिक्स किए मतलब कमांड नहीं हुआ, तो वंस अगेन आप एनसीईआरटी को जाओ, उसको समझ डेवलप करो, उस पर सोचो, उस पर थॉट दो कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर है, तो इसमें 4 डायनेस्टी थे, संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिदूब। तो ये ऑर्डर में सपोज है। कृष्णदेव राय प्रतापी सम्राट हुए, क्यों हुए? उनके उनका यहाँ ट्रेड सही था, उनके यहाँ बिजनेस और बहुत सारी चीजें जो है वो है। फिर मुगल डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी क्यों फ्लरिश हुआ, उससे संबंध में कुछ चीजें। ज्योग्राफी है, इंडिया के रिवर्स हैं, मॉनसून है, हमारे पूरब से पश्चिम लंबाई है। अब मान के चलो मणिपुर चर्चा में है, मणिपुर के बारे में आपको जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कुछ चीजें चल रही है उनके संबंध में आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि कोई न्यूज में है, उससे रिलेटेड क्या कोई स्टैटिक टॉपिक है, तो उसको देखना है। अब या तो आपका जो प्रिपरेशन ठीक था, लेकिन आपसे क्वेश्चन कम हो रहा है, तो इसका क्या है, प्रैक्टिस करो। आप टेस्ट लिखो रेगुलर रूप से। टेस्ट लिखोगे तो दो फायदा, कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और कुछ जो है क्वेश्चंस सोल्व करने का तरीका, और या कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, फिर उसको आप देखोगे। सही हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। कुछ में अटेम्प्ट लिया था 50-50, तो क्या हुआ, सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ तो ठीक है, किस ढंग से हमको सोचना चाहिए, और गलत हुआ तो कहाँ मिस्टेक्स हुआ, ये सारी चीजों को। पेपर 2 आपका प्रॉब्लम है, तो ये देखो कि क्या ग्रामर आपका प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ग्रामर पे वर्क करो। यदि आपका ग्रामर सही है, तो कंटेंट की यदि कमी है तो कंटेंट आप इस पार्ट से लो, और कंटेंट जो है न्यूज़पेपर एडिटोरियल से लो। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल अभी कंटिन्यू जारी रखो, और यदि आप तक अब तक भी नहीं आप पढ़ रहे थे, अभी से भी स्टार्ट करो। हाँ, लास्ट के 20 डेज 30 डेज आप छोड़ सकते हो, लास्ट के जब एग्जाम रहेगा तो 20-25 डेज, आप सपोज अभी 85 डेज बच रहा है, तो 85 डेज में आप 60 डेज नेक्स्ट अभी करना है, 25 डेज सपोज आपने छोड़ दिया। और मेरा मानना वैसे है कि आपको न्यूज़पेपर लास्ट लास्ट तक पढ़ते रहना चाहिए, इस वजह से कि पेपर 2 में आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, या पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी। ऐसा नहीं है ना कि जो न्यूज़पेपर में आज आया वो कल एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका रिलेवेंट स्टैटिक से भी था। तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ, सिर्फ हम न्यूज़पेपर को करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो, बहुत सारे स्टैटिक चीजें भी कंप्लीट होती है। तो एक तो टेस्ट हर हाल में लिखो, जहां से भी आपको मौका मिलता है। मैं हमेशा ये चीज पर स्ट्रेस करता हूँ कि आप पेड में ही टेस्ट लिखो, ये जरूरी नहीं है। जहां भी आपको मौका मिलता है, जो यदि आपको फ्री में टेस्ट मिलता है आप वहां लिखो। जहां कुछ पैसे पे करके मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑलरेडी टेस्ट का चला रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट, यदि जिनको लगता है कि यस हमें टेस्ट अटेंड करना, ज्वाइन करना चाहिए, हमें फायदा होगा, तो जरूर तो टेस्ट हर हाल में लिखें। दूसरा, अब जो है वो न्यू चीजों पे रिलेटिवली कम फोकस करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। मोर रिवीजन।
रिवीजन उस चीजों का 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। फिर एक चीज और है कि क्या हमें नोट्स में अभी भी ऐड करना चाहिए? यस। नोट्स आपको लास्ट, यानी कि सपोज करो कि वही 85 डेज बच रहे हैं, तो नेक्स्ट 60 डेज तक अभी आपको नोट्स में थोड़े थोड़े ऐड करते रहना चाहिए। कोई चीज नया पढ़ा उस सेक्शन में ये कर दो। नोट्स जो भी आपको बनना है, जो भी आपको वर्क करना है, तो वो आपका क्या होना चाहिए, नोट्स जो क्रिस्प होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी चलो 3 सेक्शन बांट दिए, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। फिर आर्ट एंड कल्चर उसमें बांट दिए। फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, या इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको कर लिए। इकोनॉमी में कर लिए तो पार्ट बांट लिए, पॉलिटी में कर लिए, सेक्शन वाइज आपको करो। और जहां कुछ ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नहीं, उस पर 2 घंटा ऐड करने में ही नहीं डालो। कुछ ऐसा पॉइंट लगा आपको, अच्छा ठीक है, उसको ऐड कर लिया, थोड़ा थोड़ा वो करते रहो। और बीच बीच में जो नोट्स बनाए हो उसको रेगुलर रूप से रिवाइज करते रहो, री रिवाइज करते रहो। टेस्ट हमेशा लिखो और उसका फीडबैक लो। पेपर 2 में भी फीडबैक, पेपर 2 में ज्यादा फीडबैक की जरूरत होती है। पेपर 1 में क्या होता है कि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, सेल्फ से इवेल्युएट कर सकते हो कि हाँ ये हमारा पेपर है, ये हमारा कॉपी है, इसको हम सेल्फ से इवेल्युएट कर सकते हैं पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 में आपको एक मेंटर चाहिए, एक गार्जियन चाहिए, एक कहने का मतलब है अ, जो सीनियर चाहिए, जो आपको सही ट्रैक पे बता सकें कि हाँ यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, इसको प्रूव प्रूव करो, इम्प्रूव करो। और जो ये कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट को आप लिख रहे हो उसको मत लिखो, कुछ कंपोनेंट को मिस कर रहे हो उसको। और ये एवरी क्वेश्चन में आपको बताया जाता है, एवरी टेस्ट में आपको बताया जाता है, उसका फायदा मिलता है आपको। और यही आपको फायदा होता है। दूसरा है कि यदि आप रैंडम यदि स्टार्ट करो, तो बिलीव मी, यदि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो आप कभी भी पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यदि आप डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हो, हाँ अब ये बोलोगे कि मैं पूरा लिखूं ही नहीं, जिसमें 300 वर्ड्स की जरूरत है मैं 200 वर्ड्स ही लिखूं, 150 वर्ड्स, तब तो फिर आप कितना भी कंप्लीट कर लोगे। लेकिन यदि प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है, जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस स्टैंडर्ड के पेपर आते हैं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं किए हो तो बिलीव मी कभी आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। किसी चीज की जानकारी होना डिफरेंट बात है, आप में भी बहुत कुछ चीजों को जानते हो, बहुत अधिक चीजों को जानते हो, तो उसमें से क्या है कि छांटना है, 300 वर्ड्स के लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेसी राइटिंग लिख रहे हो, प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, आपको बॉक्स फॉर्म में दिया हुआ रहता है आपका, ये ठीक है। तो उस बॉक्स फॉर्म में लिखना ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये दिक्कत होता है। उसके बाद क्या होता है, हमेशा कोई भी आपके हों, एक या दो, और मैक्स टू मैक्स 3 एक तरफ से, आप 1 पर्सन जो मेंटोर आपके हैं, या 2 पर्सन या 3 पर्सन, 3 से ज्यादा आप ये नहीं कर सकते हो। कोई भी, वो चाहे आपके सीनियर हो जो सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे रेगुलर टच में रहो, या कोई मेंटोर हैं, टीचर हैं, उनके संपर्क में रेगुलर रहो, या किसी आप चैनल से जुड़े हुए हो, डेडिकेटेड, वहाँ कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहता है, कुछ ना कुछ इनपुट मिलते रहता है, वहां से जुड़ो। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। जैसे चैनल भी आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हो, तो 50 चैनल को मत सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन उसको रेगुलर गियर ना रहो। जिनको भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपको अच्छा लगता है, यदि मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यदि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखो, लेकिन जिनका भी देखो उनका फूल देखो, उनका प्रॉपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपके पास भरोसा होना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ कैपेबिलिटी है, ये टीचर जो है कुछ जानता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। यदि आपको लगता नहीं इससे तो बेटर मैं जानता हूँ, तो मेरा कहना है कि यदि आप उस टीचर से बेटर जानते हो, आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ जो है उससे अच्छी है, आप उससे बेटर कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, तो क्यों उसके चक्कर में रहोगे? यदि जब तक गुरु, क्या है, गुरु शिष्य पर भारी जब तक पड़ रहा है, तभी तो आप उसके गुरुत्व को एक्सेप्ट करोगे। यदि आप गुरु जो है, हाँ सम्मान दूसरी चीज है, हमें यहाँ सम्मान पे नहीं आते हैं कि मे बी आप किसी टीचर से आगे भी निकल गए तो सम्मान आप तब भी दे सकते हो क्योंकि आपने कभी लर्न किया। लेकिन यदि आपको इस जर्नी में लगता है कि नहीं मैं बेटर कंडीशन में हूँ, ये सिर्फ बरगला रहा है, सिर्फ टाइम पास करा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं समझ में आता है तो क्यों पढ़ा रहे हैं, एवरी टाइम ये होता है। और कितना भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे ओपिनियन देने वाले होते हैं। तो टीयर ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है या आप हमसे बेटर हो, तो फिर ठीक है, आप उस टीचर को फाइंड करो, उस मेंटर को देखो,
जो आपके लायक हों। इस दुनिया में एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। हाँ, अब ऑब्वियसली है, हो सकता है कुछ आपको फ्री में गाइडेंस दें, कुछ आपको कीमत पे करना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो करना में से है, जो बेसिक्स पे कंप्लीट रखो, बेसिक अपना स्ट्रांग रखो, रिवीजन कंटिन्यू डेली करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली करने हैं, कुछ डेली करने हैं। टेस्ट टेस्ट आप डेली नहीं लिखोगे। टेस्ट जो फुल लेंथ है वो वीक में वन टाइम लिख सकते हो या अल्टरनेट वीकेंड में लिख सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन, सपोज 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। फिर नोट्स वगैरह भी है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है। एडिटोरियल डेली पढ़ना है। टेस्ट जो लिखते हो, जो भी टेस्ट, उसमें से आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा करना है। अब इसके बाद आता है व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू, ये क्या नहीं करना है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। एक जो मैंने बोला था कि क्या करना है इसमें, उसी में ये है कि जो 3 से अधिक मेंटोर, टीचर और सीनियर से रेगुलर गाइडेंस नहीं लेना। 3+, 3 तक तुम ले सकते हो, 3 तक आप ले सकते हो। लेकिन 3 से ज्यादा जैसे ही लिए कि सर, ये सर तो सेलेक्ट हुए तो ये कह रहे हैं, ये सर, ये वाले चैनल वाले सर है ना, क्या बताते हैं सर, मुझे लगता है वो सही है। तो मैं बोलता हूं कि आपने उनको देखा ना, उनको मैं नहीं देखता हूं ना। तो आप बिलीव करो, आपको लगता है यदि वो अच्छा है तो आप उनको प्रॉपर फॉलो करो। और फिर लगता नहीं सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही। डियर, या तो मेरे पर विश्वास करो, किसी और पे करो, या, लेकिन आप 50 पर करोगे तो बिलीव मी, आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि कोई कुछ बोलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, आप 50 डॉक्टर को फॉलो करो तो कोई बोलेगा ना कि एक्चुअल में टमाटर सब्जी में नहीं डालते हो, तो वो शायद लॉन्ग टर्म में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। कोई बोलेगा कि रेगुलर आप टमाटर का इंटेक लेते हो ना, तो इसमें से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वजह से एटलीस्ट सप्ताह में 2 दिन आपको विदाउट टमाटर का ये करना चाहिए। कोई बोले कि जिम में ना आप 30 मिनट जिम करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी बीमारी नहीं छुएगी। फिर कोई ये डॉक्टर बोलेंगे कि एक्चुअली में यदि आप 30 मिनट्स डेली यदि जिम करते हो तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी जो है वो 20% आपका बढ़ जाता है। दिस इज ट्रूथ। आप कहीं भी सर्च करके देखो, कुछ ये चीजें हैं। तो हर का अपनी लिमिट है और हर के एडवांटेज डिसएडवांटेज एब्सोल्यूट में कुछ भी नहीं है। सॉल्ट है, आप सॉल्ट नहीं खा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम होंगे, सॉल्ट अधिक ले रहे हो तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम होगी, चीनी नहीं खा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, चीनी अधिक ले रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो हर का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो ये चीजों को देखो कि हमें क्या फॉलो करना है। आप 50 टीचर से लोगे, कोई ये बोलेंगे कोई वो, और आप कभी भी उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो आप जिनको भी लगता है 1 2 3 जो भी, किसी को लगता है कि नहीं एक ये टीचर हैं, ये शायद चीजों को समझते हैं, ये इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, इस एग्जाम का वो पकड़ रखते हैं, इनके द्वारा कुछ स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, या कि कुछ हम रिकमेंडेड, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्होंने इन टीचर के बारे में रिकमेंड किया है कि वो थोड़ा, तो किसी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। और यदि आप सेल्फ सफिशिएंट हो तब तो कोई दिक्कत। तो बहुत अधिक मेंटर के चक्कर में ना रहो, ये हमेशा ये बोलता। न करने वाली बात यह है कि अननेसेसरी किसी सब्जेक्ट का 3 to 5 बुक्स नहीं पढ़ने लगो, जो बेसिक्स मिनिमम है। अब मान के चलो हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में सपोज एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, उसमें तो आपको कई बुक हो जाएंगे। लेकिन इन नॉर्मल जो है तो, लेकिन उसको हम एक ही बुक के तौर पे ट्रीट करते हैं, एनसीईआरटी का एक बुक के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो 5 to 10 पब्लिकेशन का बुक नहीं ये जाना है। हर बेसिक्स जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं। ये एक है कि दूसरी चीज कि कुछ लोगों को लगता है कि सर हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें, और जो यूट्यूब में एडिटोरियल या कुछ ये सर डिस्कशन करते हैं, क्या वो सफिशियंट है? क्या हम उसी पर रिलाई कर सकते हैं? मेरा मानना है नहीं। यदि कोई भी, यदि आप एडिटोरियल होता है, कोई भी प्रॉपर आर्टिकल होता है, तो उसको आप एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब को नहीं देखो, यूट्यूब पे वीडियो उनका ना देखो, देखो जरूर, लेकिन हर हाल में न्यूज़पेपर को रीडिंग भी करना है। तो रीडिंग करना छोड़ना नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है ना, कि आप छोड़ दो न्यूज़पेपर रीडिंग करने को। ये फिर एक और चीज है ना कि बार बार ये सोचते रहना कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, अभी हम क्वेश्चन पेपर को भी नहीं देखे हैं, चीजों को अभी प्रॉपर
आया ही नहीं। अब मान के चलो कल के डेट में यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सेट करे कि जिसमें पेपर वन में 80 मार्क्स लाना बहुत चैलेंजिंग हो जाए, तो अब हम ऐसी अभी से कैसे कर सकते हैं कि 140 आ जाएगा। अभी हम चीजों को देखेंगे, चीजें इवोल्व होगी, क्या सिचुएशन होता है। तो ये कट ऑफ खेलते मत रहो, बहुत सारे हैं अभी से कि सर कितना आपको कट ऑफ जाता जाना लग सकता है, क्योंकि सर आपको तो अब पता हो गया है कि 322 सीट्स हैं, सीआईएसएफ में इतने। सर सीआईएसएफ कितने पे मिलेंगे? मैं एक्चुअली ना सीआईएसएफ के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो सर सीआईएसएफ इतने पे मिल जाएगा, ये आप छोड़ दो। अभी मार्क्स मैक्सिमाइज करने का कोशिश करो, में भी आपको सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, तब आप छोड़ सकते हो। आपका उस समय, या आपने रिटन एग्जाम दे दिया, अब आपको पता है कि अब आप पूछ सकते हो कि हाँ सर इतने मार्क्स करीब आ रहे हैं, क्या इसमें सीआईएसएफ मिल सकते हैं? यदि नहीं मिल सकते हैं तो ठीक है, हम उस ईयर इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, हमको जब सीआईएसएफ लेना है तो एक्स्ट्रा पुश करना है। लेकिन अपना ये करो, डेली बहुत सारे कैंडिडेट हैं, रेगुलर रूप से सर कट ऑफ बता दीजिए, 2021 का बता दीजिए सर, 22 का बता दीजिए सर, 23 का बता दीजिए, 24 का भी बता दीजिए ना अभी से कि कितना जा सकता है सर। मतलब कट ऑफ बढ़ता जा रहा है तो 24-25 तक में कितना कट ऑफ ये हो सकता है, कि क्या मर्ज हो जाएगा, ये सब को मतलब ही नहीं है ना। अब 24 तक का कैलेंडर आ गया, आपने ऑलरेडी देखा, कल मैंने उस पर एक वीडियो पब्लिश किया, बनाया, अपलोड किया। तो 24 का भी कैलेंडर आ गया, ये मर्ज होने की अभी सीएससी में कोई बात नहीं। उन चीजों पर बहुत अधिक परेशान ना होना है। अब फॉर एग्जाम्पल सर मैं कंक्लूजन दूं आर्गुमेंट राइटिंग में या ना दूं? अब आपको मैंने वहां भी बोला किसी एक पे भरोसा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप मुझे पर भरोसा यदि करते हो तो मैं कहता हूँ कंक्लूजन आर्गुमेंट में नहीं देना चाहिए। मैंने उसके लॉजिक्स आपको बताए हुए हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए। अब आइए आपका डिपेंड करता है कि सर जो 15 रैंक वाले हैं ना, उन्होंने कहा है कि देना चाहिए, हमने तो दिया। 15 रैंक वाले को भी उनका टोटल एग्रीगेट मार्क्स पता है, लेकिन उनका एग्रीगेट मार्क्स आर्गुमेंट राइटिंग में नहीं पता है, कि आर्गुमेंट राइटिंग में उनको कंक्लूजन के कारण ही मैं जो बोल रहा हूँ अपने सो कन्विक्शन से बोल रहा हूँ और अपने लॉजिक से बोल रहा हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखो कि कट ऑफ मत खेलते रहो। फिर है ये, वो कह रहे हैं सर क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है ऐसा पेपर वन में सर? मतलब ऐसा सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये है बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ थे, क्या सर 23 में भी कट ऑफ मतलब ये क्वेश्चन टफ आ सकता है या इजी आ सकता है? सर इस सब्जेक्ट में क्या हम ये कंपोनेंट को छोड़ सकते हैं? या फिर है कि सर एक्चुअली मैं ऐसा करूँ ना कि पेपर वन में सर मैं 180 तक ले आऊं, पेपर टू में चूंकि मेरा इंग्लिश खराब है तो उस, आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? यू कैन नॉट इग्नोर एनी पार्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या आप आर्ट एंड कल्चर हो या इकोनॉमी हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। आपको हर हाल में करना है। सर इंग्लिश बहुत वीक है, ये सारी चीजें सोचना ही नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है। आप बेसिक से स्टार्ट करो, अननेसेसरी चीजों में दिमाग नहीं लगाओ। थोड़ा देर के लिए डेली जो है मेडिटेशन वगैरह किया करो, ये सारी चीजों को। तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस पे कुल मिला करके जोड़ दो। मोर प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट विल बी। प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमें टाइम से क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलती है, हम टाइमली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, टाइमली चीजों पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करो, आप किस कंडीशन में है उसको देख करके प्रायोरिटी। यदि आपको लगता है कि हम अच्छे कंडीशन में हैं, हमें बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तो आप बस टेस्ट वगैरह लिखो, आपका काम हो जाएगा। किसी लोग को लगता है नहीं मैं सीएससी का मेंस ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे टेस्ट की जरूरत नहीं है, बेसिक हमको रिवाइज करना है तो करो। करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर नहीं, एक जो नहीं करना में से करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर ना मत करो, क्योंकि करंट अफेयर्स नॉट ओनली सोल्व द करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टैटिक क्वेश्चन। बिकॉज किसी घटना का सपोज 100 ईयर्स हुआ, 150 ईयर्स हुआ, 200 ईयर्स हुआ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सारी चीजों को करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जेन्यून क्वेश्चन क्यूरी जो भी रहता है मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। और आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि यस हम कर सकते हैं, हमने अपना एनर्जी लगाया है, हमने एफर्ट अपना पुट किया है, तो हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।